गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर और अभी स्ट्रक्चर बाकी थी थोड़ी सी। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप पिछली वीडियो देखें और जिनको देखने के लिए सब्सक्रिप्शन में लिंक जो दी हुई है उस पर क्लिक करें। आप पिछली वीडियो देखें जिससे आप इस टॉपिक से कनेक्ट हो सकें। और जिन स्टूडेंट्स ने पहले ही कुछ वीडियो देखे हैं या सारे वीडियो देखे हैं तो निश्चित तौर पे उनको तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, लेकिन जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं खास करके वो पिछली वीडियो जरूर देखें जिनका लिंक सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। आज स्ट्रक्चर को लास्ट पहुंच चुके हैं अपन स्ट्रक्चर में, उसको ख़त्म करना है और कोशिश करेंगे कि आज मैकेनिज्म को स्टार्ट किया जा सके। यस, पिछली क्लास में अपन ने बात की थी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर का जो मेन पार्ट था वो एलिमेंट्री कैनाल था और उसके ऊपर अपन डिस्कस कर सकते थे एलिमेंट्री कैनाल के वेरियस पार्ट्स में। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे एंड होती है। टोटल लेंथ मैंने बात की थी कि 8 to 9 मीटर्स और 8 to 10 मीटर्स भी हो सकती है। इसका जो इनिशियल पार्ट था वो माउथ, देन वकल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन ईसोफेगस, देन स्टोमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन को डिवाइड किया गया था कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट आपका ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट आपका जजुनम और थर्ड पार्ट आपका इलियम। यहां तक अपनी बात हो चुकी थी और थोड़ा सा मैं इसको ड्रा करता हूं इस तरीके से। तो क्या स्टोमक था और स्टोमक से जुड़ी हुई थी ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आकर के ओपन हो रहे थे कौन? गॉल ब्लैडर बाइल डक्ट के द्वारा और पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक डक्ट के द्वारा। ये पैंक्रियाज, ये पैंक्रियाटिक डक्ट, ये बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं? कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं। और इस तरीके से कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज दोनों ओपन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट था आपका जेजुनम, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन हाँ इसमें स्पेसिफिक एंटेरोसाइट सेल्स पाई जाती हैं जो ड्यूडेनम तक डाइजेस्ट हुए फूड को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं। नेक्स्ट जो लॉन्गेस्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट था वो क्या था? आपका इलियम था। ये इस तरीके से इलियम है और देन आपका स्टार्ट होती है कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। यानी अपन माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और अब बात कर रहे हैं अपन लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन को डिवाइड किया गया है मेनली 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट इसका सीकम, सेकंड पार्ट इसका कॉलन और थर्ड पार्ट इसका रेक्टम। देखें तो जहां पे इलियम एंड होती है वहां पे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है जो वर्म फॉर्म में पाई जाती है। वर्म यानी क्रेमी, वर्मी फॉर्म। ये वर्मी फॉर्म जो स्ट्रक्चर है वो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है जिसको बोलते हैं अपन क्या? सीकम। ये आपकी सीकम 4 to 6 इंच स्ट्रक्चर है और वर्मी फॉर्म में होती है और इसको बोला जाता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। कभी कभी कॉलन का साइज या कॉलन की जो सेल्स हैं वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवाइड करती हैं या सेल डिवीजन करती हैं, जिसकी वजह से इसका साइज काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तब इसको ऑपरेट करके क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है। अब बात करते हैं कि डाइजेशन में इसका रोल क्या है। तो डाइजेशन में खास करके ह्यूमन बींग्स में अगर अपन बात करें तो सीकम का कोई खास रोल नहीं है। रीजन, सीकम जो स्पेशली डिजाइंड हुई है वो स्पेशली डिजाइंड हुई है फॉर द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज।
सीकम का जो मेन रोल है वो किसका डाइजेशन करना है, सेल्यूलोज का डाइजेशन करना है। लेकिन ह्यूमन बींग्स सेल्यूलोज को यूज नहीं करते अपने खाने में। सेल्यूलोज क्या है, शुगर है। कैसी शुगर है, कॉम्प्लेक्स शुगर है, यानी कि पॉलीसैकेराइड है। अब एक टर्म आ गया बीच में, सैकेराइड। सैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज होने वाला टर्म है। तो यानी कि अपन कह सकते हैं एक तरीके से कि कार्बोहाइड्रेट को ही क्या कहा जाता है, सैकेराइड कहा जाता है। यदि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होगा तो वो जाएगा किसमें, पॉलीसैकेराइड में। यदि थोड़ा सा सिंपल कार्बोहाइड्रेट होगा तो वो जाएगा किसमें, ओलिगोसैकेराइड में। और यदि बिल्कुल सिंपल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होगा तो वो जाएगा किसमें, मोनोसैकेराइड में। अभी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपन बात करें। मैंने एक वर्ड बोला था कि पॉलीसैकेराइड, इस वजह से मुझे बोलना पड़ा। सैकेराइड क्या है, सैकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट है। और मैं कह रहा था कि जो सीकम डिजाइन है, एलिमेंट्री कैनाल में सीकम मोस्टली डिजाइन होती है किसके डाइजेशन के लिए, सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए। लेकिन ह्यूमन बींग्स में सेल्यूलोज का यूज ज्यादा नहीं होता, क्योंकि सेल्यूलोज मोस्टली प्लांट सेल का पार्ट है। प्लांट सेल जो बनी होती है वो मोस्टली किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। और ह्यूमन नॉर्मली प्लांट सेल कम यूज करता है, यानी और अगर यूज भी करता है तो वहां पे सेल्यूलोज, या कहें कि जो फ्रूट लेते हैं अपन प्लांट से प्राप्त, हालांकि कुछ लीव्स, कुछ प्लांट्स की लीव्स भी अपन वेजिटेबल के फॉर्म में यूज करते हैं। लेकिन वहां पे क्या होता है कि वेजिटेबल्स के अंदर जो लीव्स काम में लेते हैं अपन, वो प्लांट सेल का पार्ट तो है, लेकिन उसको बॉईल करने की वजह से वो काफी हद तक डाइजेस्ट वहीं हो जाता है। अब बात करें अपन, ह्यूमन बींग्स में सीकम का ज्यादा रोल नहीं है, बिकॉज सीकम इज वेस्टिजियल इन ह्यूमन बींग्स। वेस्टिजियल बोलते हैं अवशेष, यानी हो सकता है कि हमारे एंसेस्टर्स में जब आग का ढंग से आविष्कार नहीं हुआ था, या कह सकते हैं कि जब फूड को पका के नहीं खाया जाता था, या कह सकते हैं कि ह्यूमन जब घास फूस आदि खाता था, तब ये जो सीकम है वो क्या हो, फुली डेवलप हो। लेकिन जब आग का आविष्कार हुआ और जब ह्यूमन पका के खाने लगा तो धीरे धीरे सीकम का रोल कम होता चला गया, क्योंकि डायरेक्ट सेल्यूलोज नहीं पहुंचता था बॉडी में। और जब डायरेक्ट सेल्यूलोज नहीं पहुंचता था तो सीकम का रोल भी खत्म होता चला गया, क्योंकि सेल्यूलोज जब जाएगा ही नहीं बॉडी में तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन कैटल्स में सीकम फुली डेवलप होता है। कैटल्स में सीकम फुली डेवलप होता है क्योंकि उनका जो फूड मटेरियल है उसमें सेल्यूलोज का इनफ अमाउंट होता है, या मोस्टली अमाउंट किसका होता है, सेल्यूलोज का होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सीकम इज वेस्टिजियल इन ह्यूमन बींग्स एंड फुली डेवलप्ड इन कैटल्स। रीजन मैंने बता दिया कि ह्यूमन बींग्स में सेल्यूलोज का ज्यादा यूज नहीं होता, जबकि कैटल्स सेल्यूलोज का भरपूर यूज करते हैं। साइज के ऊपर मैंने बात की थी, 4 to 6 इंच होती है, जनरली बहुत नॉर्मल साइज होती है। बट मैंने कहा कि कभी कभी इस सीकम की सेल्स अनकंट्रोल्डली डिवाइड होना शुरू कर देती हैं, तब इसका साइज इंक्रीज होने लगता है, तब इसको एक नॉर्मल ऑपरेशन के द्वारा क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉलन। अगर अब मैं बात करूं कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन पार्ट है वो कॉलन ही है, और ये जहां पे सीकम एंड होती है वहां से स्टार्ट होती है आपकी कॉलन। ये कॉलन असेंडिंग कॉलन है, ये आपकी ट्रांसवर्स कॉलन है, फिर देन आपकी डिसेंडिंग कॉलन है, डिसेंडिंग कॉलन, और यहां से आपकी आती है सिग्मोइड कॉलन। सिग्मोइड कॉलन, इन सबकी लेंथ अलग अलग होती है। इसकी 15 है, इसकी 25 है, इसकी 40 है, और इसकी 50 सेंटीमीटर। सारी की सारी लेंथ किसमें है, सेंटीमीटर। यानी अगर अपन देखें तो 50, 40, 25 और 15 यानी 130, यानी 1.3 मीटर, यानी कि लगभग 1.3 मीटर से लेकर के 1.5 मीटर तक होती है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन।
और लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन पार्ट है वो कॉलन होता है, और जो बचा हुआ लगभग 25 सेंटीमीटर का पार्ट है ये वाला आप इसी में काउंट हो जाता है वैसे तो, लेकिन अगर अपन इस पार्ट को अलग करें तो ये पार्ट कहलाता है अपन का रेक्टम, जो लगभग 25 सेंटीमीटर का पार्ट है। अब अपन देखते हैं कि कॉलन क्या है। तो कॉलन इज ए लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और जो काफी कर्वी होती है। मेनली इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो ऊपर की तरफ मूव करती हुई कॉलन है, कॉलन का पार्ट है, उसको बोलते हैं अपन असेंडिंग कॉलन, और इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल कॉलन है उसको बोलते हैं अपन ट्रांसवर्स कॉलन, और इस तरीके से डाउनवर्ड्स मूव करती हुई कॉलन है उसको बोलते हैं अपन डिसेंडिंग कॉलन। और सिग्मॉइड बोलने का रीजन लास्ट पार्ट जो है वो इस तरीके से शेप बनाता है, इस तरीके से, यानी कि एश शेप जैसी स्ट्रक्चर बनती है, इस वजह से इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कॉलन। बात करते हैं कि रोल क्या है। पहली बात तो लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, जबकि अपन ने बात की थी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ थी वो इससे ज़्यादा थी। इसकी तो टोटल लेंथ आ रही है वो लगभग 1.5 मीटर आ रही है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अकेले की लेंथ थी वो लगभग 6.5 to 7 मीटर थी। फिर इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, तो रीज़न इसका ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन के डायमीटर से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो डायमीटर में डिफरेंस होने की वजह से या डायमीटर ज़्यादा होने की वजह से लार्ज इंटेस्टाइन को ही लार्ज बोला जाता है। आगे बात करते हैं अपन कॉलन का रोल क्या है। तो पहली बात तो यह है कि कॉलन का डाइजेशन में ज़्यादा रोल नहीं है। अब बात करते हैं कि मैंने कहा था कि इलियम तक डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद फूड कहाँ आया, कॉलन में पहुंचेगा। कॉलन में जब फूड पहुंचेगा तो वो मोस्टली क्या होता है, इनडाइजेस्टिव फूड है, ठीक है। अब उस इनडाइजेस्टिव फूड को कॉलन में प्रेजेंट बैक्टीरिया के द्वारा क्या किया जाता है, फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंटेशन एक तरीके से मैं वर्ड बोलूँ तो वैसे तो इसको किण्वन बोलते हैं, लेकिन इसका जो मीनिंग है अगर अपन बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूँ, एक तरीके से सड़ाना, भोजन को सड़ाना। सड़ेगा कैसे, आपने देखा होगा कि जब भी कोई फूड मटेरियल हो या कोई जानवर हो जो बाहर रोड पे होता है तो उसके ऊपर बैक्टीरियल अटैक होता है, उसके ऊपर बैक्टीरियल अटैक होता है। ये बैक्टीरिया अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा इस फूड मटेरियल या जो भी मटेरियल है उसको क्या करते हैं, स्मॉल पीस में तोड़ते हैं अपने डाइजेस्टिव, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। यानी कि सिंप्लीफिकेशन हुआ है किसका, फूड का। यदि उस फूड के अंदर कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो बॉडी के यूजफुल हैं, तो अब उन फर्मेंटेड फूड से कॉलन की वॉल्स क्या करेंगी, उन मिनरल्स को प्लस साथ आए हुए फूड में जो एक्स्ट्रा वाटर है उस एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी कौन, कॉलन की वॉल्स। दोबारा सुने आप, यहां डाइजेशन जितना होना था वो हो चुका, कहां पे, इलियम तक। उसको एब्जॉर्ब भी वहां ही हो जाता है फूड का, किसके द्वारा, माइक्रोवलाइज के द्वारा। अब इनडाइजेस्टिव फूड आगे बढ़ा, उस इनडाइजेस्टिव फूड को क्या किया जाएगा, कॉलन में प्रेजेंट बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंट किया जाएगा, जिसकी वजह से फूड आपका टूट गया किसमें, या कहें कि फूड बिल्कुल क्या हो गया, सिंपल हो गया। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल था वो आपका सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट हो गया। यानी कि जो आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स थे इनडाइजेस्टिव फूड के, वो स्मॉल पीस में ब्रेक हुए। अब उस फर्मेंटेड फूड में जो भी मिनरल्स हैं जो बॉडी के यूजफुल हैं, उन यूजफुल मिनरल्स को कॉलन की वॉल्स क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी और सराउंडिंग टिश्यूज में भेजेंगी, जहां पे मैंने वही इलियम की तरह क्या मौजूद है, ब्लड मौजूद है। उस ब्लड के द्वारा क्या किया जाएगा, इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक उसी तरीके से इस इनडाइजेस्टिव फूड के साथ जो वाटर है, यानी कि खास करके मैं कहूं कि एक्स्ट्रा वाटर है, उस एक्स्ट्रा वाटर को भी कॉलन की वॉल्स क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। सेम कंडीशन यहां पे, सेम कंडीशन यहां पे। अब अपन बात करते हैं सिग्मोइड नोच, यानी कि कॉलन का लास्ट पार्ट जिसको अपन रेक्टम भी बोलते हैं। तो कॉलन का जो लास्ट 25 सेंटीमीटर के नियर अबाउट जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं।
ये स्पेसिफिक टिश्यू से बनी हुई स्ट्रक्चर है जिसमें क्या किया जाता है, इंडाइजेस्टिव फूड को स्टोर किया जाता है। इंडाइजेस्टिव फूड को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, जिसको अपन डेफिसिट भी बोलते हैं, जिसको डेफिसिट बोलते हैं। जब ये रेक्टम फुलफिल हो जाता है तो इस डेफिसिट को या इंडाइजेस्टिव फूड को या वेस्ट फूड को एनएस के थ्रू क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है या एग्जिट किया जाता है। अब बात करते हैं कि एनएस क्या है। तो रेक्टम का जो लास्ट 3 to 4 सेंटीमीटर पार्ट है, वो लास्ट 3 to 4 सेंटीमीटर पार्ट है, वो आपका एनल कैनाल कहलाता है। इतना वो क्या कहलाता है, एनल कैनाल पाया जाता है। इस एनल कैनाल में भी वही स्टोमक की तरह स्फिंक्टर्स पाई जाती हैं, और स्फिंक्टर्स में जो अंदर की साइड इंस्फिक्टर होगी उसको इंटरनल इंस्फिक्टर, और जो बाहर की साइड क्या होगी, इंस्फिंक्टर होगी, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंस्फिक्टर। यानी कि एनल कैनाल में दो इंस्फिंक्टर्स पाई जाती हैं जो क्या करेंगी, रेक्टम में स्टोर, डेफिसिट को स्टोर बनाए रखने का काम करती हैं। जब रेक्टम फुलफिल हो जाता है तब इस फूड को फूड नहीं, डेफिसिट को या कहें कि वेस्ट फूड को क्या किया जाता है, इस एनल कैनाल के थ्रू बाहर रिलीज कर दिया जाता है। और जिस पार्ट से इस डेफिसिट को बाहर रिलीज किया जाता है वो पार्ट आपका कहलाता है क्या, एनस। इस तरीके से ये कंप्लीट स्ट्रक्चर थी किसकी, एलिमेंट्री कैनाल की। अब थोड़ी सी बात रह गई है किसकी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थी अपनी। जो डाइजेस्टिव सिस्टम बनता था वो एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के द्वारा बनता था। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में अपनी एक तो सलाइवरी ग्लैंड्स थी जिनकी अपन ने डिटेल में बात कर ली, एक अपनी पेंक्रियाज ग्लैंड थी जिसकी भी डिटेल में बात कर चुके, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है डाइजेस्टिव सिस्टम में वो है आपकी लीवर। तो देखें ये यहां जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो क्या है, लीवर है। थोड़ी सी बात करते हैं इसकी। लीवर, अब डायग्राम में तो ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका गॉल ब्लैडर है वो गॉल ब्लैडर कहां प्रेजेंट है, लीवर के अंदर प्रेजेंट है, जबकि ऐसा नहीं है। लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि लीवर से कनेक्ट होता है। लीवर और गॉल ब्लैडर हेपेटिक डक्ट या लीवर डक्ट के द्वारा क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। डायग्राम में शो करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे 3D डायग्राम नहीं बन सकता। बात करें अपन लीवर क्या है, तो पहली बात डायफ्राम के जस्ट नीचे एक ट्राइगोनल स्ट्रक्चर पाई जाती है इस तरीके से। ये ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है या ट्राइगोनल शेप स्ट्रक्चर में, और इसको डिवाइड किया जाता है मोस्टली कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। एक को बोलते हैं राइट लोब और एक को बोलते हैं लेफ्ट लोब। ये लोब भी फर्दर डिवाइड होती हैं लेकिन ज़्यादा अपन बात नहीं करेंगे, फिलहाल काम की बात करते हैं। लीवर आपका पहली बात सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होने के अलावा ये लार्जेस्ट ग्लैंड भी है, लार्जेस्ट ग्लैंड भी है। और इस ग्लैंड का जो फंक्शन है वो एक्सोक्राइन फंक्शन है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन लीवर और लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो अब भी आंसर क्या, लीवर। लीवर के अंदर कुछ इस तरीके से यानी कि हेक्सागोनल, लीवर के अंदर लगभग 1 लाख हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं लीवर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं जिनको, लीवर लोब्यूल्स, या फिर इनका जो परफेक्ट नाम है वो है हेपेटिक लोब्यूल्स। हेपेटिक लोब्यूल्स। लीवर के लिए हमेशा टर्म यूज होती है क्या, हेपेटिक। जिस तरीके से हार्ट के लिए यूज होती है कार्डियक, उसी तरीके से लीवर के लिए टर्म यूज होती है कौन सी, हेपेटिक।
तो मैंने कहा कि लीवर इज अ ट्राइगोनल स्ट्रक्चर विच इज फाउंड अंडर द डायफ्राम एंड इट इज डिवाइड्स इनटू टू लोब्स, वन इज राइट लोब एंड अदर इज लेफ्ट लोब. In the liver, about 1 lakh hexagonal structures are found which are called liver lobules or hepatic lobules. These hepatic lobules or liver lobules are the structural and functional unit of liver. ये जो hepatic lobules है ये क्या है? लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी कि जो भी लीवर के फंक्शंस हैं उनका जो मेन रोल, उनमें मेन रोल प्ले करेगी वो कौन? ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जिसको अपन बोलते हैं क्या? हेपेटिक लोब्यूल्स, ये क्रिएट करेंगे. अब बात करते हैं अपन को जो जरूरत क्यों पड़ी लीवर की यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में. जरूरत पड़ी थी इसकी, यानी कि गाल ब्लैडर की. अब गाल ब्लैडर में क्या होता है कि बाइल जूस स्टोर होता है, लेकिन वहां तो अपन ने बात की नहीं थी कि बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है? गाल ब्लैडर में स्टोर होता है. चूंकि मैंने बताया था कि गाल ब्लैडर से क्या है, बाइल जूस बाइल डक्ट के थ्रू कहाँ एंटर होता है? डोडिनम में एंटर होता है. लेकिन अब बात आती है स्पेशली कि बाइल जूस का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है. तो बाइल जूस का मेनली फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? इस लीवर के अंदर होता है. यानी कि बाइल जूस इज प्रोड्यूस इन लीवर एंड स्टोर इन गाल ब्लैडर. कहाँ पे? गाल ब्लैडर में स्टोर होता है. लीवर के अंदर बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है, जबकि गाल ब्लैडर इसको क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है. यानी एक टंकी का रोल है, बस टैंक का रोल है गाल ब्लैडर का. और जिस डक्ट के थ्रू लीवर से बाइल जूस कहाँ पहुंचता है? गाल ब्लैडर में पहुंचता है, उसको बोलते हैं हेपेटिक डक्ट. हेपेटिक डक्ट. तो ये बात हुई अपन की किसके बारे में? लीवर के बारे में. ये कंप्लीट बात हो चुकी है किसके बारे में? एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर, इससे जुड़ी हुई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में. अब जो बचा हुआ टॉपिक है डाइजेशन का, वो है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन की. वो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.